गुड मॉर्निंग। आप सभी को लाइव हो जाए और आज जीके का जो जीएस का जीके का ये जीएस का ये उसका आज तीसरा टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है। पहला क्वेश्चन ये क्या है कि दिसंबर 2025 में दुबई में आयोजित होने वाला कॉप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या है? बताइए इसका मुख्य एजेंडा क्या है, बताइए। तो दिसंबर 2025 में आयोजित जो होने वाले हैं इसका मुख्य एजेंडा बताइए। तो दिसंबर 2025 में आयोजित होने वाले कॉप 31 जलवायु जल जलवायु सम्मेलन का जो मुख्य एजेंडा है, जलवायु सम्मेलन का जो मुख्य एजेंडा है, मुख्य एजेंडा की अगर मैं बात करूं, मुख्य एजेंडा वैश्विक स्टॉक का दूसरा दौर। इसका वैश्विक वैश्विक स्टॉक का वैश्विक स्टॉक का वैश्विक स्टॉक का दूसरा दौरा है दूसरा दौरा है दूसरा दौरा है। यह एजेंडा आपको यह एजेंडा जो है आपको पेरिस कहा, तो यह एजेंडा आपको पेरिस पेरिस समझौते के लक्ष्य को दिशा इसको पेरिस समझौते दिशा में प्रगति का आकलन करने के लिए बनाया गया है। आकलन करने के लिए बनाया गया है। किसके लिए? आकलन करने के लिए बनाया गया है। इसके लिए श्रवण कुमार शाह है। आकलन करने के लिए बनाया गया है। वैश्विक मीथेन की अगर बात बोला जाए तो वैश्विक मीथेन की प्रतियोगिता कॉप 26 में ही शुरू की गई थी। एक पहल थी जिसका उद्देश्य था विश्व 30 तक मीथेन करना। क्या विश्व 30 तक एक पहल थी? विश्व 30 तक मीथेन की पूर्ति कर लेना, यानी मीथेन उत्सर्जन को कम कर लेना। क्या कर लेना? विश्व 30 तक मीथेन उत्सर्जन को कम करना। विश्व 30 तक मीथेन उत्सर्जन को कम करना। मीथेन उत्सर्जन को कम करना। कहाँ तक? विश्व हानि और क्षति के कोष के बारे में आपको बता दिया जाए तो यह कॉप 2027 में स्थापित किया गया। तो इसका कार्यान्वयन था कि इसको हमें 2000 ठीक है 27 में इसको स्थापित करना था और 2028 तक इसकी बातें करना था। तो हमारा जो आंसर है वो है वैश्विक स्टॉक टेक का दूसरा दौरा। किसका? वैश्विक स्टॉक कार्बन ट्रेडिंग के बारे में आप लोग जानते हैं। एक तंत्र है जो उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसके लिए उत्सर्जन कम करने के लिए उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। कम करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। ठीक है, ये एजेंडा का उद्देश्य नहीं था। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अच्छा पीडीएफ नहीं आया है, ठीक है, इसके बारे में हम बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए 2025 का प्रतिष्ठित 2025 का प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? 2025 का बताइए बताइए। बताइए आंसर बताइए। नोबेल शांति पुरस्कार सुरक्षा के लिए, किसके लिए? सुरक्षा के लिए सीमित सीपीजी के ने प्रदान किए। पुरस्कार दुनिया भर के पत्रकारों को यह पुरस्कार दुनिया भर के दुनिया भर के पत्रकारों को दुनिया भर के
पत्रकारों को सुरक्षा पुरस्कार दुनिया भर के पत्रकारों को क्या करने के लिए बात किया गया था, सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया गया, सुरक्षा की और प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए, उनके काम को मान्यता देने के लिए किया गया था। और ये ठीक है ना, ये आर्थिक सहयोग के बीच में बढ़ावा देने वाला एक मंच है। ये क्या है, आर्कटिक परिषद जो है ये आर्कटिक क्षेत्र के देशों के बीच में बढ़ावा देने वाला क्या है, एक मंच है। विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर बात बोला जाए तो ये विश्व खाद्य कार्यक्रम, इस संगठन को 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था इसको, 2020 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 2020 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। आंसर हो गया बी। ठीक है, भारत की नई राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति 2.0 2025 किस वर्ष केंद्रित है, किस पर केंद्रित है बताइए। केवल बड़े भाषा मॉडल पर, एआई कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटाबेस पर, केवल एआई नैतिकता पर, या सोशल मीडिया विनिमय पर, बताइए किस पे है, बताइए। तो भारत की नई राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति 2.0 2025 का मुख्य फोकस है एआई कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेटाबेस। क्या है, एआई कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका उद्देश्य है देश में एआई के विकास के लिए आवश्यक, इसका उद्देश्य है देश में विकास के लिए, इसके लिए देश में विकास के लिए, कहाँ, तो देश में विकास के लिए क्या करना, तो देश में विकास के लिए आपको एआई विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा को डेटा उपलब्ध करना। देश में एआई विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। क्या करना, केवल बड़े भाषा, ये रणनीति केवल बड़े भाषा के मॉडल पर केंद्रित है, एआई का व्यापक रूप नहीं है। केवल एआई की नैतिकता, तो नैतिकता रणनीति का हिस्सा है लेकिन ये एकमात्र फोकस नहीं है। क्या है, यह एकमात्र फोकस नहीं है। चलिए आगे, बिहार सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र को आपदा प्रबंधन क्षेत्र घोषित किया है, कोशिन बेसिन को, कैमूर की पठार को, सीमांचल क्षेत्र को, या उपयुक्त में से सभी, बताइए किसको घोषित किया है, बताइए बिहार सरकार ने। बताइए, हर साल क्वेश्चन बेसिन को आप देखिएगा, ये हर साल क्या है, तो आपको बाढ़ से प्रभावित हो जाती है लगभग हर साल। कैमूर का पठार ये क्षेत्र सूखा प्रबंधन है, ये हमेशा यहाँ सूखे की बात होती है। सीमांचल क्षेत्र, ये क्षेत्र भूकंपीय जोखिम वाला है, ये क्या है, ये भूकंपीय जोखिम वाला, इसलिए आंसर सभी को बोलिए। या तो सीमांचल क्षेत्र, यहाँ तो भूकंप का खतरा रहता है, किसका, यहाँ क्या रखता है, तो ये भी तो एक आपदा ही है। यहाँ क्या होता है, भूकंप का खतरा रहता है, भी एक आपदा। ये सूखा भी एक आपदा ही है। और यहाँ पे हमेशा बाढ़, तो लगभग तीनों क्या है, यहाँ बाढ़ के कारण, या सूखा के कारण, या भूकंप के कारण। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क का परीक्षण कहाँ किया गया है, बताइए। पूरी तरह से सिक्योर है, इसका परीक्षण कहाँ किया गया है, बताइए कहाँ किया गया है, बताइए। क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क का पहला सफल परीक्षण कोलकाता के पटना के बीच किया गया था। यह भारत के स्वदेशी रूप से विकसित एक महत्वपूर्ण क्या औद्योगिक है, क्या है, यही है भारत का पहला क्यूआईसी नेटवर्क परीक्षण कोलकाता और पटना के बीच में किया गया था। बेंगलुरु के बीच में भी नहीं किया गया था, किसके, तो कोलकाता और पटना के बीच में किया गया था। ठीक है ना, पहला जो है अविकसित क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो किया गया था। वैसे बेंगलुरु और चेन्नई भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पहला जो किया गया था उसके बाद बेंगलुरु चेन्नई भी किया गया था। तो कहाँ किया गया था, यहाँ पे। G21 2026 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा,
G21 जैसे G20 का कौन किसका किया था, G20 का जैसे भारत किया था, तो जैसे G20 का जब भारत किया था तो एक देश एक पृथ्वी एक परिवार की बात बोला गया था, एक पृथ्वी एक परिवार एक देश की बात बोला गया था। अच्छा ठीक है, ओके। एनसीईआरटी विथ मनीष बिल्कुल सही से किया जाएगा, ओके। चलिए आते हैं, चलिए क्वेश्चन है G20 के 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। पहला है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, और तीसरा है जर्मनी, और चौथा है आपको चाइना। बताइए कौन करेगा, बता दीजिए। चलिए बताइए कौन करेगा। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी हर साल अलग अलग देश करते हैं, जैसे 2026 में ये सम्मेलन संयुक्त राज्य कौन करेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। कौन करेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। उससे पहले इसको दक्षिण अफ्रीका से पहले भारत इसको किया था, ठीक है। कौन किया था, भारत किया था। लेकिन इस बार जो करने वाले का नाम है 2026 में आने वाला 2026 में कौन करेगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा, ठीक है ना। कौन करेगा, G20 2026 शिखर सम्मेलन का मेजबानी अमेरिका करने जा रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 2025 में चीतों का तीसरा जत्था किस देश से बाहर भारत लाया गया था, किस देश से। ऑप्शन आपके पास नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या या बोत्सवाना। बताइए किससे लाया गया था। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतों का जत्था, चीतों को फिर से बसाने के लिए विभिन्न देशों से चीता लाया गया। 2025 में चीतों का तीसरा जत्था अफ्रीका से लाया गया था। किससे लाया गया था, अफ्रीका से लाया गया था। नाम आप लोग सुने होंगे। तीसरा जत्था जो था वो अफ्रीका से लाने की बात कहा गया था। किसे, नामीबिया। चीतों का पहला जत्था नामीबिया से लाया गया था, यहाँ से पहला लाया गया था। कहाँ से लाया गया था, तो यहाँ से अगर बात बोला जाए तो पहला लाने की बात बोला गया था। केन्या गलत है, दक्षिण अफ्रीका से तीसरा, बोत्सवाना भी गलत है। दूसरा यहीं से लाने की बात बोला गया था, और तीसरा यहाँ से लाने के, केन्या से लाया ही नहीं गया था, इससे नहीं लाया गया था, और बोत्सवाना से भी नहीं लाया गया था। तो किससे लाया गया, दक्षिण अफ्रीका से तीसरा जत्था लाने की बात जो हुई थी वो दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। चलिए, भारत का नया संसद भवन का आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो बहुत चर्चित नाम है सेंट्रल विस्टा। क्या नाम है, सेंट्रल विस्टा। आप लोग को मालूम है भारत के नए संसद भवन का आधिकारिक तौर पे संविधान के सदन में इसको बोला गया था कि नाम से जाना जाता है, संविधान सदन के भी नाम से जाना जाता है। यह नाम भारत के संविधान के सम्मान में भी रखा गया था। पहले इसको सेंट्रल विस्टा बोला, लेकिन बाद में इसको क्या निकाला गया, संविधान सदन। क्या नाम रख दिया गया, संविधान सदन के नाम से इसको अब जाने लगा है। कौन सा, संविधान सदन के नाम से जाना। सेंट्रल विस्टा, ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का नाम था, जिसके तहत नए संसद का भवन बनाया गया। AEDO का ही हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। हाँ निधि, शायद आप जुड़ी थी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। सर AEDO का डिस्कशन कब होगा। AEDO का डिस्कशन आपको संडे को टेस्ट होता है, मंडे को उसका डिस्कशन होता है। 10 से लेकर 11:30 तक इसका डिस्कशन GK GS का हम लेते हैं, ठीक है। बाकी इससे पहले हिंदी का डिस्कशन होता है। ऐसे ऐसे मंडे को पूरी डिस्कशन आपको कर दी जाएगी, समझ गए। तो सेंट्रल विस्टा कब, जब ये तैयार हो रहा था, जिसके तहत इसको बनाया गया था हमारे नया संसद का, उसका नाम जब दिया गया तो क्या नाम दिया गया, संविधान संसद। कोरोना के काल में इसको बनाने की बात की गई थी। कब की गई थी, तो कोरोना के काल में इसको बनाने वाला किया गया था। कब, कोरोना के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में लॉन्च किया गया था भारत का समुद्रयान मिशन का उद्देश्य क्या है। समुद्रयान मिशन का उद्देश्य बताइए। समुद्रयान,
भारत का समुद्रयान मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र में मानव युक्त पनडुब्बियों के माध्यम से किसके पनडुब्बियों के माध्यम से अन्वेषण करना। इस मिशन के तहत मत्स्य यानी जो मछली पालने की बात होती है 6000 नामक पनडुब्बी का उपयोग किया जाएगा। कितने? इस मिशन के तहत आपको 6000 मत्स्य यानी मछली पालने वाले पनडुब्बियों का उपयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 6000 नामक पनडुब्बियों का उपयोग किया जाएगा। 6000 नामक पनडुब्बी, याद रखिएगा लोग, पनडुब्बी 6000 नामक पनडुब्बी का यूज किया जाएगा। ठीक है ना, 6000 नामक पनडुब्बी का यूज करने की बात बोला जाएगा। 6000 और गहरे समुद्र में खनन यह मिशन का एक संभावित परिमाण हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य नहीं हो सकता। समुद्री में जैव विविधता का मानचित्र यह मिशन एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन उद्देश्य हो नहीं सकता। उद्देश्य क्या हो सकता है? तो मानव युक्त पनडुब्बी का अन्वेषण करना। क्या करना? मानव युक्त पनडुब्बी का। सुनामी चेतना प्रणाली, ये विकल्प गलत है, तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए गठित सीमित अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? एक राष्ट्र, बताइए बताइए कौन थे? बताइए जल्दी से। एक राष्ट्र, बताइए। तो एन के सिंह, रंजन गोगोई, वेंकैया नायडू। ये वेंकैया नायडू कौन थे? तो ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये क्या है? चीफ ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुके हैं। और आपको आपको बता दें, एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब तो 16वें वित्त आयोग आ चुका है, 16वें वित्त आयोग आ चुका है, वित्त आयोग आ चुका है जो 2026 से लागू हो जाएगा। अरविंद पनगड़िया, कौन से? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो बच गया कौन सा ऑप्शन? तो बच गया आपको कौन सा? ए आपको रामनाथ कोविंद। ए पूर्व राष्ट्रपति। अभी के राष्ट्रपति कौन है? अभी के राष्ट्रपति कौन है? बता दीजिए। पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं कौन? ठीक है, बताइए। ठीक है ना, अरे चलिए रंजन गोगोई। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपको कौन? बी, रामनाथ कोविंद। ठीक है ना, रामनाथ कोविंद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बस सेवा किस शहर में शुरू हुई? बताइए बस सेवा किस शहर में? हाँ, द्रौपदी मुर्मू, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी का उपराष्ट्रपति कौन है? अभी का उपराष्ट्रपति कौन है? बताइए अभी का उपराष्ट्रपति। अभी ना, वो पूर्व राष्ट्रपति थे। इधर आइए, इधर आइए। मुर्मू। अभी के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अभी के उपराष्ट्रपति बता दीजिए लोग। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? किस शहर में शुरू हुई थी? बताइए किस शहर में शुरू हुई थी? बताइए। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा उद्घाटन दिल्ली में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी द्वारा शुरू किया गया था। यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्या है? महत्वपूर्ण है। क्या है?
महत्वपूर्ण है? बताइए, महत्वपूर्ण है, बताइए बताइए बताइए, महत्वपूर्ण है। और कोई नहीं बताया उपराष्ट्रपति कौन है? बताइए। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? बता दीजिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? भाई कोई नहीं बता रहा है। चलिए, अभी तो इसका चुनाव हुआ था, अभी तो इसका चुनाव हुआ था। सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन, याद रखिएगा लोग, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है ना, सीपी राधा कृष्णन। ठीक, चलिए, तो ये हो गया सीपी राधा कृष्णन। चलिए, मुंबई, मुंबई में इलेक्ट्रिक बस चलती है, लेकिन पॉलीग्रीन बस हाइड्रोजन सेवा दिल्ली में ही शुरू हुई थी। ये इलेक्ट्रिक बस यहाँ चलती है, लेकिन पहली बार जो हुआ था वो दिल्ली में ही शुरू हुई थी। बेंगलुरु, बेंगलुरु में भी इलेक्ट्रिक बस चलती है, पुणे में भी इलेक्ट्रिक बस तो सभी जगह चलती है, सभी जगह चलती है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल जो है पहली बार आपको दिल्ली में शुरू किया गया था, ठीक है ना। चलिए, इतने बेसिक क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दिया भाई। सीपी राधाकृष्णन, ओ धनखड़ साहब के इस्तीफा के बाद उनकी चुनाव होती। नासा, इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, निसार का उपग्रह मिशन क्या है? मंगल ग्रह का अध्ययन करता है, कि पृथ्वी की सतह का अवलोकन करता है, कि सौर जल ज्वालों की निगरानी करता है, कि ब्लैक होल की खोज? बताइए क्या करता है? क्या करता है? नासा, निसार, नासा, बताइए। निसार की बात बोल रहा है, बताइए निसार की बात, जल्दी से आंसर दीजिए। निसार, नासा इसरो द्वारा, नासा और इसरो, इसलिए इसको निसार बोला जा रहा है। नासा किसका है? तो नासा अमेरिका का है। और इसरो किसका है? तो इसरो जो है वो भारत का है। किसका? भारत का है। चलिए, नासा का स्थापना बता दीजिए लोग, नासा का स्थापना, नासा का स्थापना और इसरो का स्थापना बताइए, बताइए बताइए, नासा और इसरो का स्थापना बताइए जल्दी से। तो नासा 29 जुलाई 1998, 29 जुलाई 1958, सॉरी 1958, 29 जुलाई 1958 को कौन हुआ था? 29 जुलाई 1958 को ये नासा, 29 जुलाई 1958 को नासा, 15 अगस्त 1969 को भारत का जो इसरो हुआ था, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है ना। और ये दोनों नासा का बताइए, नासा इंडिया का मुख्यालय बताइए। और इसरो के जनक का नाम आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है ना। तब ये दोनों मिलकर, नासा और यानी इंडिया और अमेरिका मिलकर उपग्रह का मिशन किया। मंगल ग्रह का अध्ययन करेगा, किसका अध्ययन करेगा? मंगल ग्रह का अध्ययन करेगा, या पृथ्वी की सतह का अवलोकन करेगा, या सौर जलवायु का निगरानी करेगा, या ब्लैक होल की खोज करेगा? बताइए, तो बताइए क्या करेगा? तो पृथ्वी की सतह का अवलोकन करेगा। क्या करेगा? पृथ्वी की सतह का अवलोकन करेगा। और भारत और नासा ने निसार, इसरो और साइंटिफिक एपरेचर रडार का उपग्रह मुख्य रूप से पृथ्वी के सतह पर होने वाले परिवर्तन, उच्च रिजोल्यूशन का अवलोकन करना है। यह उपग्रह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, बर्फ दरमियान प्राकृतिक आपदाओं और भूकंपों को, सुनामी का अध्ययन का। मंगल ग्रह का अध्ययन निसार का उद्देश्य नहीं, मंगल ग्रह का अध्ययन के लिए नासा और इसरो के पास अलग अलग इसका मिशन है। ये निसार का नहीं है, इसका अपना मंगलयान का नाम आप लोग सुने होंगे, अलग अलग क्या है इसका मिशन है। सौर जलवायु की निगरानी, सौर जलवायु की निगरानी के बारे में बताओ। ये निसार का उद्देश्य सौर जलवायु की निगरानी के लिए आदित्य एल जैसे मिशन है। क्या है? आदित्य एल जैसे मिशन है। आदित्य एल जैसे, L1 जैसे आपको पास मिशन पड़ा हुआ है। और ब्लैक होल की खोज के बारे में बता दूं तो ब्लैक होल की खोज निसार नहीं, ब्लैक होल का एक अध्ययन है जो अलग से अंतरिक्ष दूरबीन और मिशन के द्वारा इसका किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी। 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पर आधारित एक नई मौद्रिक नीति का रूपरेखा अपनाई है? बताइए, इसका आंसर बच जाइए तब तक एक
चलिए, तो बात करते हैं मौद्रिक। भारतीय रिजर्व बैंक किस पर आधारित एक नई मौद्रिक नीति, तो बता दूं 2016 में उर्जित पटेल ने एमपीसी कमेटी की गठन किया था और 4+- इन्होंने क्या किया था, इन्फ्लेशन की बात किया था। किसका, इन्फ्लेशन की इन्होंने बात किया था। अब देखिए 2016 की बात होती है मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति के बारे में बता दूं, मौद्रिक नीति के दो टाइप है। एक को बोला जाता है सस्ती मौद्रिक नीति और एक को बोला जाता है सस्ती मौद्रिक नीति और एक को बोला जाता है कठोर मौद्रिक नीति। ठीक है, इसके दो उपकरण भी होते हैं। मौद्रिक नीति के दो उपकरण तो इसके दो उपकरण होते हैं। एक को बोलते हैं मात्रात्मक और एक को बोलते हैं हम गुणात्मक। मात्रात्मक में जैसे आप देखेंगे LAF, जैसे LAF के थ्रू आप रेपो रेट देखेंगे, रिवर्स रेपो रेट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप VRR में आप देखेंगे CRR, SLR आप देखने को आपको मिलेगा। ठीक है ना, रेपो रेट। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। जैसे में आपको बैंक रेट देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, बैंक रेट आपको देखने TC ओ MSF। तो ये क्या है, ये यानी RBI के द्वारा इस मौद्रिक नीति के द्वारा हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। किसको, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। किसको, इन्फ्लेशन को। और मौद्रिक RBI की स्थापना आप सभी को मालूम है, RBI एक्ट 1934 स्थापना जो इसका हुआ था 1935। स्थापना क्या हुआ था, 1935 हुआ था स्थापना। और स्थापना के बारे में मैं आपको बता दूं, स्थापना 1935, उस वक्त में दो हुए थे, ओसबॉर्न स्मिथ और जेम्स टेलर। उसके बाद 1 जनवरी 1949 को रेगुलेशन एक्ट आया और सबसे पहला भारतीय अगर कोई गवर्नर हुए RBI का तो CD देशमुख को हुए। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा। और ये केवल मुद्रास्फीति का लक्ष्यकरण नहीं, ये दोहरी मुद्रास्फीति के लक्ष्यकरण की बात बोला गया था। किसकी, दोहरी मुद्रास्फीति का लक्ष्यकरण की बात आपको यहाँ देखने, विनिमय दर का लक्ष्यकरण नहीं, सकल घरेलू उत्पाद नहीं, यह क्या है, दोहरी मुद्रास्फीति के लक्ष्यकरण के बारे में बात किया गया था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश CGI के रूप में किसने शपथ ली है, बताइए किसने शपथ ली है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। तो इनके जगह पर शपथ लिए थे कौन, संजीव खान्ना। ठीक है ना, ये भी आप लोग को गवाही BR गवाही भी रह चुके हैं, न्यायमूर्ति जस्टिस ऑफ सूर्यकांत भी रह चुके हैं। लेकिन ये न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी यही है और आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ महीने में ये भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, ये भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन है, अभी है संजीव खन्ना। कौन है, संजीव खन्ना। कौन है आपको, संजीव खन्ना। संजीव खन्ना, संजीव खन्ना, एक सेकेंड संजीव 24 नवंबर 2025 तक के क्या हो जाएंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे। 24 नवंबर बोले ना, कुछ ही दिनों में 2025 तक के क्या हो जाएंगे, इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। क्या है, 24 जनवरी 2025 तक उनका न्यायमूर्ति 91 अधीन कौन है, 91 51 मुख्य न्यायाधीश हैं। 51 51 51 मुख्य न्यायाधीश है। कौन से, तो 51 मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले ये न्यायमूर्ति ये थे 50वें मुख्य न्यायाधीश। कौन से, ये 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। और ये कौन है, तो ये है आपको संजीव खन्ना 51 मुख्य न्यायाधीश है। कौन से, 51। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अच्छा, 2005 में नया उम्मीदकर्ता सूर्यकांत होंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो होंगे ये आपको देखने को मिलेगा
है ना। ये 53वें मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं आने वाले टाइम में। चलिए, ऑपरेशन अजय किस क्षेत्र से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए था? ऑपरेशन बताइए, ऑपरेशन अजय किस क्षेत्र से, यानी भारत के नागरिक क्या हुए थे, फंस चुके थे, किस क्षेत्र से इसको निकालने की बात की गई थी, बताइए। ऑपरेशन अजय, बताइए। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा इजराइल, किसके, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास के संघर्ष क्षेत्रों से अपने नागरिक को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया एक अभियान है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने अपने नागरिकों को हवाई और समुद्री मार्ग से क्या है, तो इजराइल और हमास के संघर्ष क्षेत्र से जो यहाँ पे फंसे हुए थे उनके यहाँ जो ऑपरेशन अजय चलाया गया था, इसी क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को हवाई और समुद्री मार्ग दोनों रास्ते से निकालने की बात की गई थी। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्यन आक्रमण सिद्धांत के खिलाफ सबसे मजबूत पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? सबसे मजबूत पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? आक्रमण के कोई स्तरीकृत साक्ष्य नहीं है, शहरों का क्रमिक पतन, जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य या व्यापार में गिरावट, बताइए क्या है? तो ऑपरेशन अजय हड़प्पा सभ्यता भारत, बताइए। बताइए, हड़प्पा सभ्यता, बताइए तो क्या है? तो आक्रमण के कई स्तरीकृत साक्ष्य नहीं है, शहरों का नहीं, शहरों का क्रमिक पतन नहीं, जलवायु का परिवर्तन का साक्ष्य नहीं, व्यापार में गिरावट का नहीं, बल्कि आक्रमण के कई स्तरीकृत साक्ष्य नहीं है। अशोक के धर्म और बौद्ध धर्म में क्या मूलभूत अंतर है? अशोक के धर्म और बौद्ध धर्म में क्या मूलभूत अंतर है, बताइए। अशोक के धर्म, अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं, आक्रमण के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता आर्यन आक्रमण के सिद्धांत के खिलाफ का मजबूत अगर पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा स्थलों की खुदाई के बड़े पैमानों के आक्रमण में युद्ध के कोई स्पष्ट स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले। कुछ कंकाल मिले, लेकिन वे किसी बड़े पैमाने पर हुए नरसंहार के बजाय सामान्य मृत्यु के संकेत देते हैं। इस सिद्धांत को कमजोर करता है हड़प्पा सभ्यता का पतन आक्रमण के कारण हुआ था, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, अशोक के धर्म और बौद्ध धर्म में क्या मूलभूत अंतर है? धर्म एक राजधर्म था, बौद्ध धर्म नहीं। धर्म एक नैतिक संहिता थी, ना कि एक संगठित धर्म थी। बौद्ध धर्म कर्मकांडों का स्वीकार करता था, धर्म का निर्वाण का अवधारणा नहीं थी। तो धर्म, अशोक धर्म, बताइए, बता दीजिए जल्दी से। धर्म एक नैतिक संहिता थी, ना कि एक संगठित थी। क्या थी? धर्म एक नैतिक संगठित थी, ना तो एक क्या थी, बताइए जल्दी। धर्म क्या थी? तो धर्म एक नैतिक क्या थी, बताइए। धर्म, अशोक धर्म और बौद्ध धर्म के मूलभूत अंतर यही था कि इन दोनों में मूलभूत अंतर ये था कि धर्म एक नैतिक संहिता थी, ना कि एक संगठित धर्म थी। क्या थी? धर्म जो था, अशोक धर्म जो था एक नैतिक संहिता थी, और धर्म क्या था? एक संगठित धर्म था, ना कि एक संगठित धर्म था। ठीक है, अशोक धर्म बोला और बौद्ध धर्म बोला। बौद्ध धर्म के बारे में आप सभी को मालूम ही होगा, उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में उनकी क्या हुई थी? 29 वर्ष की उम्र अपना घर छोड़ चुके थे, 35 वर्ष में उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यही लुम्बिनी के थे, जो नेपाल के लुम्बिनी में चला था। गया राजगिरी बोधि वृक्ष आप लोग को मालूम ही होना चाहिए, बोधि वृक्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ उनकी ज्ञान की प्राप्ति? बोधि वृक्ष में उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, संगम साहित्य में मूवेंदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संगम साहित्य में मूवेंदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 3 देवता, 3 कवि, 3 राजवंश, चेर, चोल, पांड्य या 3 कर, बताइए किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है, बताइए। जल्दी से बताइए किसके लिए किया जाता है, बताइए किसके लिए किया जाता है? तो 3 राजवंश संगम साहित्य में मूवेंदार शब्द का प्रयोग 3 राजवंश, चेर के लिए, चोल के लिए और पांड्या के लिए, तीनों के लिए किया जाता है। आपसे पूछ देगा प्रीति पाठक सी, बिल्कुल 3 राजवंश में चेर, चोल और पांड्य तीनों के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की विफलता का मुख्य कारण क्या था?
सांकेतिक, बताइए इनका मुख्य कारण क्या था, बताइए। लोगों की अस्वीकृति या धातु की कमी या नकली सिक्कों पर नियंत्रण का अभाव। तो इनका मुख्य काम था नकली सिक्कों पर नियंत्रण का अभाव। क्या था? जो नकली सिक्के थे उन्हीं पर इनका क्या था? नियंत्रण का अभाव था, नकली सिक्कों पर नियंत्रण का अभाव। अस्थाई बंदोबस्त का भारतीय कृषि पर दीर्घकालीन प्रभाव क्या पड़ा? अस्थाई बंदोबस्त का भारतीय, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रीति पाठक। चलिए जो लोग जुड़े हुए हैं वो आंसर देते रहे। अस्थाई बंदोबस्त का भारतीय कृषि पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ा? उत्पादकता में वृद्धि, किसानों का स्वामित्व, अनुपस्थिति, जमींदार और किसानों का शोषण, या कृषि का व्यवसायीकरण। बताइए क्या था? या कृषि का व्यवसायीकरण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। अस्थाई 1793 में लॉर्ड किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आपको शुरू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको शुरू किया गया था, याद होना चाहिए आपको। अस्थाई बंदोबस्त कौन लेकर आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों की भूमि का मालिक बना दिया गया और उन्हें सरकार के एक निश्चित राशि भुगतान क्या करना होता था? इसके परिणाम जमींदार जो थे वो किसानों से मनमाने ढंग से, जैसे मर्जी वैसे इसके किसान मनमाने ढंग से लगान वसूलना शुरू कर दिए थे, और जिससे किसानों का शोषण हुआ और जमींदार शहर में रहते थे, जिनसे अनुपस्थिति जमींदारों के भी प्रथा में क्या हुई थी? कई जमींदार शहर में भी रहते थे, इसलिए जमींदारों का भी शोषण हुआ। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुपस्थित जमींदार और किसानों का शोषण। ठीक है ना? हाँ, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, चलिए। वुड्स डिस्पैच 1854 का भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? वुड डिस्पैच आप सभी लोग अगर पढ़ेंगे तो 1854 का वुड डिस्पैच एक व्यापक शिक्षा योजना थी, जिसने भारत के लिए शिक्षा का विस्तृत ढांचा प्रदान किया। इसने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक, कहाँ तक? प्राथमिक से लेकर, प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक, विश्वविद्यालय तक, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक इन्होंने बात की। प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक इन्होंने बात किया था। वुड डिस्पैच के बारे में प्राथमिक स्तर की शिक्षा को व्यवस्थित करने की सिफारिश की। इसने शिक्षा के सभी स्तरों में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं को दोनों का उपयोग को प्रोत्साहित किया था। क्या किया था? अंग्रेजी भी होना चाहिए और भारतीय जो भाषा था, भारतीय भाषाओं को उपयोग करने के लिए, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। भारतीय भाषाओं को उपयोग करने के लिए इसने कहा था। ठीक है ना? कहा था। और महिला शिक्षा पर भी जोर दिया था, याद कीजिएगा ये लोग। इसने महिला शिक्षा पे भी जोर दिया था। महिला शिक्षा पे भी इसने क्या किया था? जोर दिया था। महिला शिक्षा को भी बढ़ाने की बात किया था। अब आंसर आप लोग दे देंगे, और इसलिए इनको व्यापक कारण से इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो क्या होगा? इसने एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत किया था, केवल अंग्रेजी पर नहीं भारतीय भाषा पर भी दिया था, तो इसलिए गलत हो जाएगा। इसने पारंपरिक स्कूलों को समाप्त कर दिया था, ऐसा नहीं है। इसने पारंपरिक स्कूलों को समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं है। इसने महिलाओं को शिक्षा पर रोक लगा दी, नहीं, महिलाओं पर तो इसने क्या कर दिया था? रोक नहीं लगाया था, और पारंपरिक स्कूल समाप्त नहीं किया था। इसलिए सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। समझ में आ गया? बी क्यों हुआ? बी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आ जाइए। गद्दर आंदोलन का वैचारिक प्रकृति क्या थी? गद्दर आंदोलन का वैचारिक प्रकृति क्या थी? धार्मिक सुधार, जाति विरोधी, धर्मनिरपेक्ष और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, या केवल सिख राष्ट्रवाद? गद्दर आंदोलन बताइए। गद्दर आंदोलन, यह आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन थी, जिसकी स्थापना 1913 में कब हुआ था? गद्दर आंदोलन 1913। इसके बाद ही 2 साल बाद गांधी जी आए थे। अमेरिका और कनाडा में भारतीय प्रवासियों द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा में भारतीय प्रवासी द्वारा, में भारतीय प्रवासी द्वारा की गई थी। भारतीय प्रवासी द्वारा इसको
किया गया था, द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो भारतीय प्रवासी द्वारा किया गया था। इसको भारतीय प्रवासी द्वारा किया गया था। ठीक है। और प्रवासी, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। क्या था इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य? था मुख्य उद्देश्य भारत को, मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। भारत का को ब्रिटिश शासन से क्या कराना? ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना, शासन से मुक्त कराना। अब आप लोग बता सकते हैं आंसर। मुक्त कराना क्या था? धर्मनिरपेक्ष और क्रांतिकारी। क्या था? मुक्त कराना। जिसमें इसकी विचारधारा धर्मनिरपेक्ष और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पर आधारित थी, जिसमें सभी धर्मों को लोग शामिल किए गए थे। इसका उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश से क्या करना? मुक्त करा देना। आंसर हो जाएगा सी। जाति विरोधी बिल्कुल नहीं थी, धार्मिक सुधार बिल्कुल नहीं थी, केवल सिख राष्ट्रवाद नहीं था। इसको ब्रिटिश और धर्म निरपेक्ष और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को आजाद कराना था। ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 का प्रस्ताव मुस्लिम लीग और कांग्रेस को दोनों ने क्यों अस्वीकार कर दिया था? आप लोग को मालूम है कैबिनेट मिशन आया था 1946 का। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव एक कमजोर केंद्र सरकार का अनिवार्य सामूहिकरण पर आधारित था और इस योजना में राज्यों के 3 समूहों में विभाजित करने को प्रस्ताव किया गया था। राज्यों के कितने? तो राज्य के 3 समूहों में, 3 समूहों में विभाजित करने का, विभाजित करने का प्रयास किया गया था। कितने? 3 समूहों में विभाजित करने का प्रयास किया गया था। और समूह में यह प्रस्ताव था जिससे कांग्रेस को डर था कि विभाजन के कारण बन सकता है। वह मुस्लिम लीग ने इसलिए स्वीकार करते कि इसमें पाकिस्तान के लिए एक अलग संपूर्ण राज्य का प्रस्ताव था। तो क्या था? तो एक कमजोर केंद्र और अनिवार्य समीकरण का कारण था। इसने विभाजन का प्रस्ताव दिया था नहीं, इसने रियासतों को शामिल नहीं किया था, ऐसा कोई बात नहीं। इसने सार्वभौमिक मताधिकार, ऐसा नहीं। इसके कमजोर केंद्र अनिवार्य, कमजोर करने की बात थी, कमजोर केंद्र और अनिवार्य करने के समीकरण की बात चली। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप लोग को मालूम ही होना चाहिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्यों के 7 अंगों में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया। 7 अंग था। स्वामी अमात्य, लिख देता हूं 7 अंग। 1 मिनट, 53 का प्रीति क्या दे रही है? 53 का भी नहीं होगा, विभाजन का प्रस्ताव नहीं। इसने राज्यों को विभाजित करने का प्रयास किया था। ठीक है ना। 3 में कमजोर केंद्र और अनिवार्य समीकरण के कारण था। ठीक है ना। बिल्कुल समझे। चलिए, और तो इसमें आपको बता दूं सप्तांग में क्या शामिल नहीं है। तो सप्तांग में अगर शामिल की बात बोले तो स्वामी अमात्य दुर्ग, ये जो था स्वामी अमात्य, उसके बाद दुर्ग, उसके बाद जनपद इसमें था। जनपद को हम लोग क्षेत्र बोलते हैं। जनपद था यानी 4 हो गया। 3 और नाम था। तो कोष था, दंड था और मित्र था। कोष दंड और मित्र। कोष दंड और मित्र का मतलब सहयोगी दंड। तो ये 4A और 3A शामिल था, धर्म शामिल नहीं था। आंसर हो जाएगा डी। क्या नहीं था? कौटिल्य का अर्थशास्त्र में धर्म शामिल नहीं था। 7 था जिसमें स्वामी था, अमात्य था, दुर्ग था, जनपद था, कोष था, दंड था और मित्र था। ठीक है ना। जी बिल्कुल। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य समाज में कितने वर्ग थे? आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मेगास्थनीज बताया था, बताइए। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। कौन था? यूनान से आया था, यूनानी राजदूत। याद रखिएगा, यूनानी राजदूत था। यूनानी राजदूत ने अपने पुस्त इंडिका में मौर्य के समाज में विस्तृत वर्णन। उनके अनुसार मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। 7 वर्गों में, किसने? 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। जैसे दार्शनिक, कौन से? जैसे मैं बता दूं तो जैसे दार्शनिक, किसान, पशुपालक,
पशु पालने वाले को पशुपालक, कारगिर और शिल्पी, कारगिर शिल्पी, कितना हो गया भाई, 3 2 5, 2 और छूट रहा है, शिल्पी, उसके बाद शिल्पी सैनिक, वही निरीक्षक और सभासद, शिल्पी सैनिक, उसके बाद निरीक्षक, और सभाद, ऐसे करके उसके 7, कितने 7 थे सभासद, तो सभासद टोटल कितने थे, 7 थे। बिल्कुल सही है जो लोग इसका आंसर है। अकबर की इबादत खाना बहस का अंतिम परिणाम क्या था? अब बताइए, अकबर की इबादत खाना का बहस का अंतिम परिणाम क्या था? एक नए धर्म की स्थापना, इस्लाम की श्रेष्ठता की घोषणा, सुलह ए कुल की नीति का विकास, या सभी धर्मों का खंडन करना। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, BS पॉइंट। हाँ, दैनिक, किसान, पशुपालक, कारगिल, शिल्पी, पुस्तक और निरीक्षक, ठीक है, BS पॉइंट। चलिए आते हैं, बताइए मेगानिस्टिच, बताइए। अजय 7 था। अकबर का इबादत खाना, अकबर ने 1575 में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। कितने? 1575 में। किसमें? 1575 में, 1575 में। कहा? तो इन्होंने 1575 में किया था। कब किया था? तो 1575 में फतेहपुर के सिकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी, जहां विभिन्न धर्मों का विद्वान धार्मिक चर्चाएं थे। जहां विभिन्न धर्मों का विद्वान क्या थे? तो धार्मिक चर्चाएं करते थे। इन बहसों का उद्देश्य सभी धर्मों की अच्छी बातों को समझाना, सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण विकसित करना था। और इस चर्चाओं के परिणाम स्वरूप अकबर ने सुलह ए कुल की बात किया था। तो किसका बात किया था? तो सुलह ए कुल की नीति का विकास करना। किसका? सुलह ए कुल की नीति का विकास करना। सुलह ए नीति का, ठीक है। चलिए आते हैं, तो सुलह की बात बोला गया था। अरे भाई इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इधर आदमी साइड में था। सहायक संधि का स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? सहायक संधि का स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, या मराठा का पेशवा, या मैसूर का शासक? बताइए, बताइए। सहायक संधि का उपयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी शक्ति का प्रभाव क्या किया था? भारत में अपने शक्ति का प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया गया था। इस संधि का स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। कौन था? हैदराबाद का निजाम। पहला कौन था? हैदराबाद का निजाम था, जिसने 1798 में इसे स्वीकार किया था। कब किया था? तो 1798 में इसको स्वीकार किया था। कब? 1798 में इसको स्वीकार कर लिया था। ठीक है ना। चलिए, व्यापकत का सिद्धांत के तहत अंग्रेजों द्वारा कब्जा किया गया पहला राज्य कौन था? झांसी था, नागपुर था, सतारा था, या अवध था? अब यहाँ पे मैं खड़ा हो जाऊंगा तो आप लोग को दिखेगा नहीं, इसलिए साइड में हट जाता हूं। इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, बताइए। व्यापकत सिद्धांत जिसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था एक ऐसी नीति जिसे कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था एक ऐसी नीति जिसके बाद किसी भी शासक को क्या करना चाहिए? मृत्यु बिना ही किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी को हो जाती थी, उसका राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य को मिला जाता था। इसी सिद्धांत को अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर पहले 1848 में सतारा पर कब्जा किया था। कौन? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड
डलहौजी ने इस सिद्धांत को लागू किया था। कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी ने इस सिद्धांत को लागू किया था। व्यापक सिद्धांत का मतलब होता है जिसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। एक ऐसी नीति थी जिसके तहत यदि किसी शासक की मृत्यु के बिना ही, क्या है, किसी शासक के मृत्यु के बिना ही उसको क्या कर देना, मृत्यु के बिना ही किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के हो जाती है, उसके राज्य को ब्रिटिश में मिला लिया जाता है। इस सिद्धांत का अंग्रेजों ने पहली बार 17 को मिलाया था, यानी वो अभी शासक का मृत्यु ही नहीं हुआ और एक कब मिला गया था? तो 1848 में मृत्यु के बिना ही कौन लेकर आया था? तो आपको ये लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की स्वतंत्रता, तुर्की के खिलाफ की सत्ता की बहाली, या एक अलग मुस्लिम राज्य की स्थापना, या हिंदू मुस्लिम एकता। बताइए खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। तो खिलाफत आंदोलन का 1919 से 24 का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खिलाफ पद को बहाल करना था। क्या कहा? तुर्की के खिलाफ सत्ता की बहाली 1919 से 24 तक ये चला था। 1919 से 24 तक चला था। और तुर्की के खिलाफ, किसके खिलाफ? तुर्की के खिलाफ, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाप्त कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाप्त कर दिया गया था। और भारतीय मुसलमानों ने खलीफा को अपनी धार्मिक नेता माना और इसी आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर क्या कर दिया? दबाव डाला। यानी ये क्या था? तुर्की के खिलाफ सत्ता की बहाली। कौन किया था इसके? तो इसके भारतीय मुसलमानों ने खलीफा को अपने धार्मिक नेता और इसके आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पे दबाव डाला था। भारतीय मुसलमानों ने, भारतीय मुसलमानों ने। ठीक है ना। आंसर आ गया भाई। अरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? 1858 के बॉम्बे, 1896 के कलकत्ता, या 1907 के सूरत, या 1911 के कोलकाता। बताइए वंदे मातरम की बात बोला गया था। बताइए वंदे मातरम भारतीय, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो वंदे मातरम की गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में बंकिम चंद्र उपाध्याय द्वारा इसको लिखा गया था। और कोलकाता के अधिवेशन में बंकिम चंद्र, याद रखिएगा लो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी बंकिम चंद्र 11:30 तक पता नहीं था सर। ठीक है ना। 1896 के कोलकाता में था। 1907 के सूरत विभाजन में भी नहीं था, बिल्कुल ठीक है। और कलकत्ता, यह गीत सब बाद में भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। क्या बन गया था? यह गीत बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गया था, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा बी। आजादी हिंद फौज के अधिकारी पर मुकदमा कहाँ चला था? आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चला था? वायसराय का महल दिल्ली, या लाल किला दिल्ली, या संसद भवन दिल्ली, या कलकत्ता उच्च न्यायालय। बताइए कहाँ चला था? बताइए आजाद हिंद फौज, क्यों प्रीति पाठक? बहुत जल्दी भूख लग गया क्या? आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर नवंबर 1945 से मई 1946 तक दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाया गया था। इन मुकदमा में लाल किला के मुकदमे यानी रेड फोर्ट और ट्रायल्स के नाम से जाना जाता है। तो लाल किले में दिल्ली, लाल किला दिल्ली, जिसको रेड फोर्ट ट्रायल्स के भी से नाम से जाना जाता है, कब चलाया गया था? तो इसको चलाने का काम था 1945 से 1946, 1945 से 1946, ठीक है ना।
रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड डलहौजी या रॉबर्ट क्लाइव? बताइए किससे संबंधित है रिंग फेंस? तो रिंग फेंस वारेन हेस्टिंग की नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है, जो 1772 से 1758 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। किसे? वारेन हेस्टिंग से, जो 1772 से 1700 कब? तो 1772 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना। इस नीति का उद्देश्य कंपनी के क्षेत्रों में मराठों को मैसूर हमले से बचाने के लिए बफर जोन बनाना। क्या बनाना? बफर जोन बनाना। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव जानते ही हैं। रॉबर्ट क्लाइव का ही उद्देश्य था 1764 का बक्सर का युद्ध, आप लोग को मालूम है। पृथ्वी को एलिबोडो का निर्धारित करता है। पृथ्वी का एलिबोडो वायुमंडलीय दाब, प्रावर्तिक सौर विकिरण की मात्रा, महासागरीय लवणता या ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता। बताइए कौन करता है? पृथ्वी का। बताइए पृथ्वी प्रावर्तीय सौर विकिरण की मात्रा एल्डिबोडो किसी की प्रावर्तनशीलता को मापता है। पृथ्वी का एल्डिबो ये निर्धारित करता है कि सूर्य के प्रकाश कितना हिस्सा पृथ्वी के सतह या वायुमंडल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। तो कौन मानता है? तो इसका आंसर होगा प्रावर्तीय सौर विकिरण की मात्रा। ठीक है ना। कोरियोलिस बल किसके लिए जिम्मेदार है? ज्वार भाटा, पवनों और धाराओं का विक्षेपण या भूकंप या ज्वालामुखी? बताइए किसके लिए है? बताइए तो कोरियोलिस बल आप लोग को किसके लिए? कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण? तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। किसके? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। वाली बात आप लोग को ये बता दिया जाए। हाँ, वो ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। बिल्कुल वो ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, और ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। कोरियोलिस बल जो आपको ज्योग्राफी में ही देखने में घूर्णन के कारण, यह बल उत्तरी गोलार्ध में वस्तुओं जैसे हवा और समुद्री के धाराओं से दाईं ओर दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। उत्तरी गोलार्ध से दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में हवा और समुद्री धाराओं को दाईं ओर क्या कर देता है? विक्षेपित कर देता है। तो क्या कहता है? पवनों और धाराओं का विक्षेपण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पवनों और धाराओं का विक्षेपण। ठीक है ना। थर्मोहेलालाइन परिसंरचना का मुख्य चालक क्या है? कोने हैं, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, तापमान और लवणता में घनत्व का अंतर, या पृथ्वी का घूर्णन? बताइए क्या है? बताइए क्या है? बताइए तो थर्मोलाइन सुर्कलेन का महासागर में होने वाली एक बड़ी जलधारा मुख्य रूप से पानी का तापमान और द्रवता नामक की मात्रा में अंतर के कारण होती है। ठंडा और अधिक खारा पानी घना होता है, इसलिए नीचे बैठ जाता है। अच्छा 64 का, चलिए आते हैं 64 का टाइप। ज्वार भाटा नहीं, ज्वार भाटा अलग चीज है। पवन के धाराओं का विक्षेपण की बात बोल रहा है ना। मैंने अभी आपको बताया कि पवन के धाराओं का विक्षेपण ये जो कोरियोलिस बल जो है ना, ये क्या होता है? तो ये पवन के धाराओं का विक्षेपण के कारण होता है। क्या होता है? पवन के धाराओं का विक्षेपण। तो कैसे हो सकता है आप ही बताइए। ये जो है जैसे हवा और समुद्री के धाराओं के दाईं और दक्षिण गोलार्ध में विभेक्षित कर देती है, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध में।
तो इसी के कारण वो नहीं होगा। समझ गए? ज्वार भाटा एक अलग चीज हो गया। क्या हो गया? ज्वार भाटा जो है एक अलग बात हो गया। ठीक, क्या हो जाएगा बताइए? तो थर्मोलाइन तापमान और लवणता में घनत्व के अंतर के बारे में बताता है। क्या बताता है? तापमान। थर्मोलाइन सर्कुलेशन महासागरों में, किसके? महासागरों में। ये जो महासागर जो होता है, तो ये महासागरों में आपको देखने को मिलेगा होने वाली एक बड़ी जलधारा। ये मुख्य रूप से पानी, तापमान, लवणता नामक मात्रा के अंतर के कारण होती है। और ठंडा ठंडा और अधिक खड़ा पानी धन होता है, इसलिए ये नीचे बैठ जाता है। क्या होता है? नीचे बैठ जाता है। जबकि गर्म कम और खड़ा पानी हल्का होता है और सतह पर आता है। घनत्व में अंतर इसे सर्कुलन का मुख्य चालक कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतोष्ण चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत क्या है? संघनन की गुप्त उष्मा, ये सब ज्योग्राफी क्या है? वातावरण पर वायु की राशियों का घनत्व अंतर, सौर विकिरण या कोरोलिसिस बल। बताइए क्या है? बताइए। तो कह रहा है शीतोष्ण चक्रवात को अपनी ऊर्जा के संघनन की गुप्त उष्मा से मिलती है। किसे मिलती है? गुप्त उष्मा से मिलती है। जल वाष्प संघनित होकर पानी के बूंदों में बदलती है। यह उष्मा ऊर्जा के वातावरण में छोड़ती है। क्या होती है? यह उष्मा, हाँ बिल्कुल, ये उष्मा ऊर्जा के उसमें छोड़ देती है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो ये संघनन की गुप्त उष्मा क्या हो जाती है? संघनन की गुप्त उष्मा। रिफ्ट वैली का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? वलन के द्वारा, वर्षण के द्वारा, अपर्दन के द्वारा या निक्षेपण के द्वारा? बताइए। एक मिनट। ओके चलिए, रिफ्ट वैली। आइए बताइए। रिफ्ट वैली बताइए। तो रिफ्ट वैली आप सभी को मालूम होगा। रिफ्ट वैली का निर्माण पृथ्वी के सतह घर्षण की प्रक्रिया से होता है। तब होता है जब पृथ्वी प्लेट एक दूसरे से टूट जाती है। क्या होती है? एक दूसरे से टूट जाती है, जिससे तनाव पैदा होता है। इसी तनाव के कारण चट्टान टूट जाती है और एक ब्लॉक के नीचे घिसक जाता है, जिससे लंबी और गहरी घाटी भर जाती है। तो घर्षण के कारण। किसके कारण? घर्षण के कारण। ठीक है। निश्चय व्यक्त ऑल सब्जेक्ट पेपर 1, 2, 3 एनसीईआरटी एससीईआरटी पर आधारित है। चलो, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या महानदी? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन सा नदी? भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भारत में मात्र एक नदी है जिसे रिफ्ट घाटी से होकर बढ़ती है। नदी बिंदु और सतपुड़ा। कौन सा? बिंदु और सतपुड़ा के पर्वतमालाओं का, बिंदु और सतपुड़ा के जो पर्वतमालाओं के बीच में पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसे तापी नदी का एक रिफ्ट घाटी भी कहा जाता है। इसे नर्मदा है। कौन है? नर्मदा। ठीक है। चलिए, कह रहा है सापेक्षिक आर्द्रता 100% होने पर भी क्या होता है? बताइए। सापेक्षिक आर्द्रता 100% होने पर भी क्या होता है? बताइए। सापेक्षिक आर्द्रता का इसका आसपास का कंसेप्ट ही बिल्कुल। चलिए ठीक है, उस पे भी किया जाएगा। ओके ठीक है। चलिए, सापेक्षिक आर्द्रता वायु संतृप्त हो जाती है। ओसांग एक्सप्लेनेशन। जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है तो इसका मतलब होता है कि हवा अपनी वर्तमान तापमान पर अधिकतम जलवाष्प धारण कर रही होती है। इस स्थिति में हवा संतृप्त हो जाती है और तापमान को ओसांक कहा जाता है। इसके बाद अतिरिक्त जलवाष्प संघनन शुरू हो जाता है।
चलिए मैंने कंसेप्ट को बता दिया। तो क्या हो जाए, वायु क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है, वायु संतृप्त। बायोटिक और एबोटिक घटकों के बीच के पदार्थ का चक्रण को क्या कहलाता है, बायोटिक और एबोटिक। कौन सा, बायोटिक और एबोटिक, बायोटिक। तो बायोटिक जीवित और एबोटिक निर्जीव होता है। बायोटिक का मतलब क्या होता है, जीवित, और एबोटिक का मतलब होता है निर्जीव। क्या होता है, ये होता है निर्जीव। एक होता है जीवित और एक होता है निर्जीव, एबोटिक। घटकों के बीच का पदार्थ जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस का चक्रण, जैसे भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए इसको किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। क्या हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन का प्रमुख रूप से पाया जाता है, मैंग्रोव वन, बताइए। पश्चिमी घाटी, हिमालय, थार मरुस्थल या नदी डेल्टा और ज्वारीय क्षेत्र, बताइए किस में पाया जाता है, बताइए भारत के किस क्षेत्र में। तो भारत के मैंग्रोव वन भारत में मुख्य रूप से नदी डेल्टा और ज्वारीय क्षेत्र में पाया जाता है। कौन से, नदी डेल्टा और ज्वारीय क्षेत्र में पाया जाता है। नदी डेल्टा और ज्वारीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पेड़ खारे पानी में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदर डेल्टा में पाया जाता है। कौन सा, सुंदर, कौन सा हो जो आप लोग मालूम होगा, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। ये नदी डेल्टा और ज्वारीय क्षेत्र होता है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ज्वालामुखी श्रृंखला, वलित पर्वत, विश्व की सबसे बड़ी परवाल भीति या एक गहरी समुद्री खाई, बताइए क्या है, एक गहरी या समुद्री खाई। बिल्कुल अगले डिस्कशन से और कोशिश किया जाएगा कि आपको और एक्सप्लेनेशन किया जाए, ठीक है ना। विश्व की सबसे बड़ी परवाल भीति ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे परवाल भीति है, जो यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी, ग्रेट बैरियर जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर, उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है, तट पर स्थित है, उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है ना। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी, यह एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है। ये क्या है, यह एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है। यह एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है, विशाल पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र है। यह क्या है, विशाल पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। एक विशाल, जो कई प्रकार की समुद्री जीवों पर का घर है, जो कई प्रकार की समुद्री जीवों का घर है, जो कई प्रकार की समुद्री जीवों का क्या है, समुद्री जीवों का घर है। चलिए आपने बोला वैसे मैंने बताने लगा, जीवों का घर है, बस चलिए ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, क्या हो जाएगा, ये विश्व की सबसे बड़ी परवाल भीति, ठीक है ना। सर अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितनी दूरी के बराबर होता है, अक्षांश का 1 डिग्री तो 111 किलोमीटर। टेस्ट का रिजल्ट शाम तक चला जाएगा। AISP से सर्किल टेस्ट का रिजल्ट शाम तक जाने की बात हो जाएगी। 111 किलोमीटर 1 डिग्री दूरी लगभग आपको 111 किलोमीटर के बराबर होती है। ये दूरी भूमध्य रेखा से थोड़ी देर पर कम और ध्रुवों के थोड़ी अधिक होती है, लेकिन 111 किलोमीटर के सामान्य रूप में इसको पाया जाता है, ठीक है। किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाने की संभावना अधिक होती है, शाम तक जाने की उम्मीद होती है। कल ही तो आपका टेस्ट हुआ है, 4-5 घंटा का टेस्ट, चेक करने में भी टाइम लगता है, ठीक है ना, चेक करने में भी टाइम लगता है आपको, ठीक है। किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म सबसे अधिक पाया जाता है, तो सबसे अधिक औषधि चट्टानों के तलछट में जमा से बनती है। तलछट का अक्सर मृत्यु पौधा जानवरों के अवशेष से दब जाते हैं, समय के साथ जीवाश्म में बदल जाते हैं, इसलिए जीवाश्म चट्टानों। अग्न्य चट्टान, ये अग्न्य चट्टान मैग्मा और लावा के
ठंडा होने से जमती है। अग्न्य मैग्मा और लावा, मैग्मा और लावा की ठंडा होने से जमती है। अग्न्य चट्टान कायांतित चट्टान की बात, इससे अधिक गर्म कारण यदि जीवाश्म मौजूद भी हो तो वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अग्न्य अत्यधिक कायांतरित चट्टान उच्च ताप और दबाव के कारण मौजूद चट्टान जो होते हैं अग्न्य या औषधि के रूप में बदलने से बनती है। और प्लूटोनिक चट्टान, यह एक प्रकार की अग्न्य चट्टान है जो पृथ्वी की सतह से नीचे मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनती है। ठीक है ना। अच्छा, टेस्ट पेपर 1 और 2 का भी नहीं मिला है। अच्छा ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। तो बताइए औषधि पे हम बताएंगे आपको ला नीना का भारतीय मानसून पर सामान्यतः क्या प्रभाव, भी बात कर लेता हूं। नीतीश जी, एईडीओ का टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का रिजल्ट नहीं गया है क्या? रिजल्ट तो चला गया है स्पीशियस जी, रिजल्ट चला गया। देखिए अभी मैंने आपके सामने पूछ लिया, रिजल्ट चला गया है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं आगे कि लालिनो का भारतीय मानसून पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है। लालिनो का भारतीय मानसून पर सामान्यतः कमजोर मानसून, सामान्य से अधिक वर्षा या कोई प्रभाव नहीं। तो सामान्य से अधिक वर्षा, जब भी लालिनो होता है तो सामान्य से अधिक, हर 4 साल पर ये आती है। सामान्य से अधिक वर्षा की बात, लालिनो एक जलवायु घटना जो प्रशांत महासागर में होती है। कहाँ होती है ये? लालिनो और नालिनो प्रशांत महासागर में होती है। प्रशांत महासागर में होती है। कहाँ होती है? यह प्रशांत महासागर में होती है। ठीक है, यह भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर के पानी की समस्या से अधिक ठंडा कर देती है और भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी हवाएं मजबूत होती है। कमजोर मानसून अल नीनो के प्रभाव से होता है। कमजोर मानसून जो है ये एक लाल नीनो होता है, एक अल नीनो के प्रभाव से इसमें प्रशांत महासागर में पानी गर्म हो जाता है। अल नीनो कोई प्रभाव नहीं। मानसून में देरी, कोई पर लालिनो भारतीय मानसून पर सीधा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मानसून में देरी, लालिनो के कारण मानसून में देरी नहीं होती है बल्कि उससे मजबूत कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा आपको सामान्य आई। संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय की अवधारणा में क्या शामिल नहीं है? सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक न्याय की बताइए। संविधान की न्याय, तो न्याय धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो धार्मिक नहीं है। धार्मिक, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय उल्लेख है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों है। क्या है? तीनों है। सामाजिक प्रस्ताव में सामाजिक न्याय का बात करता है जिसका अर्थ होता है समाज में किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, इसको सामाजिक बोला जाता है। आर्थिक न्याय का अर्थ होता है धन, आय और संपत्ति के आधार पर लोगों से के बीच असमानता को कम किया जाता है। असमानता को कम किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ आर्टिकल भी है 14 से 18 आर्टिकल आप लोग को याद है। 14 से 18 जो समानता का अधिकार की बात बोला जाता है। ठीक है, आर्थिक हो गया। सामाजिक और राजनीतिक का मतलब होता है, राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है किसी भी सभी नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। जैसे वोट देने का अधिकार जो मैं कल जा रहा हूं, जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सबको है। तो यह क्या है? धार्मिक। शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका या लोकसभा या राज्यसभा। शक्तियों का प्राधिकरण बताइए। तो शक्तियों का प्राधिकरण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कोई भी बिल बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका उसको निर्णय लेने का काम करती है। क्या करती है? निर्णय लेने, यानी संसद में कोई भी बिल पारित होता है विधायिका के थ्रू और उसको कार्यपालिका को दे दी जाती है। न्यायपालिका उसमें जस्टिस का काम करता है। किसका काम करता है? न्यायपालिका उसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों अंग, विधायिका कानून बनाना, कार्यपालिका कानून को लागू करना और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करना के बीच के शक्तियों को विभाजित करने का बात करता है।
केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन की बात करता है। विभिन्न मंत्रालयों को विभाजन की बात करता है। लोकसभा भारत के 2 सदन है। ये क्या है? भारत के 2 सदन है। एक को हम लोग अपर हाउस बोला जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस, ऊपरी सदन क्या बोला जाता है? ऊपरी सदन। और इसको लोकसभा को निचली सदन बोला जाता है। वो अपर हाउस राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है, कभी भी विघटित नहीं होता है, विघटित नहीं होता है। और ये लोकसभा हर 5 साल पर क्या होता है? विघटित होता है। ठीक है ना? तो आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की अधिकारों की व्याख्या में गरिमा के साथ जीवन के किस मामले में शामिल किया गया है? यह है मौलिक अधिकार के बारे में बोला जा रहा है। मौलिक अधिकार जो 12 से 35 है, 12 से 35 है। भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार 12 से 35। 12-13 ए राज्य का परिभाषा, 14 से 18 समानता का, 19 से 22 की वही अभिव्यक्ति की। तो बताइए क्या बोल रहा है? एक के गोपाल मामला, क्या केशवा चंद्र भारतीय मामला, या मेनका गांधी का मामला? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए यह मेनका गांधी का मामला था। किसका था? और इसी पर इन्होंने लड़ाई भी लड़ा था, इंदिरा गांधी उस वक्त मेनका गांधी का ये मामला था। ठीक है, मेनका गांधी भारत संघ 1978 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 21 के दायरों में विस्तार किया और जीवन का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं बल्कि इसमें गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी शामिल हुआ। एक के गोपाल मामला की बात बोले, यह न्यायालय अनुच्छेद की व्याख्या संकीर्ण रखा था, कानून द्वारा स्थापित हुआ था। केशवानंद भारती, यह मामला संविधान के संशोधन से रिलेटेड है। 368 की अगर बात बोला जाता है, मूल ढांचों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, तो आत्मा को छोड़कर, समूल्य आत्मा को छोड़कर उसकी सभी में। गोकलनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती थी, लेकिन केशवानंद भारती, केरल बनाम केशवानंद भारती, इन्होंने बोला उसके मूल आत्मा को छोड़कर बाकी संशोधन किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा सी। अब बताइए, सभी एक्सप्लेनेशन हो रहा है। एक अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी हो सकती है? 6 सप्ताह, 6 महीने, 6 महीने और 6 सप्ताह। अध्यादेश 6 महीने और 6 सप्ताह के संविधान अनुच्छेद 123 के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश सत्र के 6 सप्ताह के भीतर ही अनुमोदित होता है। यह संसद का सत्र शुरू नहीं हुआ है, अध्यादेश 6 महीने तक वैध रहता, क्योंकि दोनों सत्रों के बीच में अधिकतम अंतर 6 महीना हो सकता है, उससे नहीं हो सकता है। तो 6 महीना या 6 सप्ताह। भारत में न्यायिक पूर्वाधिकरण की शक्ति का आधार क्या है? संसद का अधिनियम, राष्ट्रपति का अध्यादेश, आदेश, या संविधान का सर्वोच्च, या ब्रिटिश परंपरा? बताइए क्या है? तो इस संविधान की सर्वोच्चता है। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। कौन सा? संविधान की सर्वोच्चता। तो अगर भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन के आधार संविधान की सर्वोच्चता, इसका अर्थ होता है न्यायपालिका यह शक्ति देती है कि वो विधायिका, कार्यपालिका किसी भी कार्य को क्या कर सकती है? समीक्षा कर सकती है। विधायिका को या कार्यपालिका को किसी भी कार्य को समीक्षा कर दे। यदि संविधान के प्रस्तावों का विरोध हो तो उसे क्या कर सकती है? अवैध भी घोषित कर सकती है। अगर समीक्षा करने में उसको लगे कि इसमें त्रुटि है तो उसे अवैध भी घोषित कर सकती है। संसद का अधिनियम यह न्यायिक पूर्वावलोकन को शक्ति के किसी अधिनियम पर आधारित नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक सिद्धांत है। राष्ट्रपति का आदेश न्यायिक पूर्वावलोकन का आधार नहीं है। और ब्रिटिश परंपरा यह न्यायिकल का पूर्वावलोकन का सिद्धांत अमेरिका के सिद्धांत से लिया गया है, ना कि ब्रिटिश परंपरा से। ठीक है, आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्च। कटौती प्रस्ताव क्या है? विधेयक पर बहस को रोकना, अनुदान मांग में कटौती का प्रस्ताव, सत्र का स्थापित करना, या प्रधानमंत्री को हटाना। तो अनुदान जो मांगा जाता है उसमें कटौती प्रस्ताव, अनुदानों की मांग में कटौती प्रस्ताव के संसद में सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांग में कटौती करने के लिए लिया गया है। गिलोटीन, ये क्या होता है? बहस को रोकने के लिए गिलोटीन याद रखिएगा लोग। ठीक है ना? सत्र को स्थगित करने के लिए स्थगन प्रस्ताव।
ये क्या है, स्थगन प्रस्ताव से रिलेटेड आंसर है ये स्थगन। और ये है अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या नीति आयोग? संवैधानिक संस्था बताइए कौन सा? तो नीति आयोग यह एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसको योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 को लाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। वित्त आयोग का उल्लेख दिया गया आर्टिकल 280 में। वित्त आयोग जैसे 16वां वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया, तो केंद्र और राज्यों के बीच में पैसों के मामला में बात करती है। अरविंद पनगड़िया 16वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग NK सिंह। 14वां वित्त आयोग YV रेड्डी, ठीक है। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, आर्टिकल 324। संघ लोक सेवा आयोग UPSC जिसको बोला जाता है 315 से 323 तक है, इसमें एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। ये भी है 315 से 323, ये भी एक संवैधानिक संस्था। आंसर मारिए सी। चलिए, संसदीय विशेषाधिकार किसके लिए उपलब्ध है? केवल मंत्रियों के लिए, केवल प्रधानमंत्रियों के लिए, संसद सदस्यों के लिए या केवल राष्ट्रपति के लिए? बताइए किसके लिए चाहिए, बताइए किसके लिए है संसदीय विशेषाधिकार? बताइए। तो संसद के सदस्यों के लिए है, संसद के सदस्यों के लिए, वो मंत्री के लिए भी हो, प्रधानमंत्री के लिए, संसद के जो भी सदस्य हैं के लिए। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? कनाडा के संविधान से कौन सी विशेषता नहीं ली गई है? तो बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। भाग 4, ठीक है, 36 से 42 तक। 36 से शुरू होता है, 35 से मौलिक अधिकार खत्म होता है। राज्य के नीति निर्देशक 36 से 51 तक इसकी बात किया जाता है, ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के इसको कैसे लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। छत्तीस से 51 इससे आयरलैंड, और आयरलैंड भी इसको किससे लिया गया था? स्पेन से लिया गया था। आयरलैंड इसको किससे ली थी? आयरलैंड जो है इसको स्पेन से आर्टिकल 36 से 51 है, भाग 4 में इसको दिया गया है। इसमें भाग 4 में, ठीक है। और ये बाकी तीनों जो है वो कनाडा में है, ठीक है। चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? राजीव गांधी को याद कीजिएगा। आज जितने भी कल 18 वर्ष के लोग मतदान करेंगे वो राजीव गांधी को याद करेंगे। पहले 21 था, उसको 18 कर दिया। 42वां संविधान संशोधन की अगर बात बोला जाए तो लघु संविधान कहा जाता है। कई महत्वपूर्ण, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा कुछ बदलाव को रद्द किया गया था जो 42 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989, याद रखिएगा 1989, और इसी में राजीव गांधी ने उसको लेकर आए थे। विधानसभा को चुनाव में मतदान को आयु, लोकसभा राज्य के विधानसभा में 21 से 18। तेतरा ये पंचायती राज्य से संबंधित है। किससे है? ये पंचायती राज्य से संबंधित है, और ये है 42 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है, मिनी संविधान भी बोला जाता है, ठीक है ना। आंसर मारिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में, जिसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। कृषि क्षेत्र में एक ही में 4 लोग काम कर रहे हैं, 2 का उत्पादकता 0 है, लेकिन वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं कि जॉब है, जबकि 2 का उत्पादकता क्या है? आपको सबसे ज्यादा है, लेकिन 2 क्या बोल रहे हैं? 0 है। 2 का उत्पादकता क्या है? ये है। कृषि क्षेत्र में आपको देखने जैसे मौसमी बेरोजगारी, कृषि औद्योगिक क्षेत्र में आमतौर पर प्रच्छन्न बेरोजगारी नहीं होती है। सेवा क्षेत्र, इसमें तो प्रच्छन्न बेरोजगारी दुर्लभ ही है। सूचना प्रौद्योगिकी के उच्च कुशल के लिए बोला जाता है। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी ज्यादा है। आंसर हो जाएगा ए।
मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट में वृद्धि का क्या प्रभाव होता है? रेपो रेट का मतलब होता है वह ब्याज दर के मौद्रिक नीति का एक टूल्स है, क्या है, जिसे वो बोला जाता है वह ब्याज दर जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंकों को, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक अवधि के लिए उधार देती है। किसके लिए? अल्पकालिक अवधि के लिए उधार देती है। कितने? 1 से 14 दिन के लिए, ठीक है। वही बैंक रेट जो होता है वो दीर्घकालिक अवधि के लिए उधार होता है। किसके लिए होता है? दीर्घकालिक अवधि के लिए उधार होता है, ठीक है ना। तो क्या करा? रेपो रेट में मिलती तो बाजार में तरलता नहीं। रेपो रेट जब बढ़ती है तो लोग को ब्याज महंगा हो जाता है, तो तरलता घटती है। क्या होती है? तरलता घटती है। ऋण सस्ता हो जाता है। रेपो रेट बढ़ने से ऋण क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। ऋण महंगा हो जाए, मुद्रास्फीति बढ़ती है नहीं, लोगों के पास कम होता है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए ही रेपो रेट को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। इससे ऋण क्या हो जाता है? तो महंगा हो जाता है। ऋण क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र आय की असमानता को दर्शाता है। गिनी गुणांक के बारे में पढ़े होंगे। गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से 1 के बीच में। 0 का मतलब होता है पूर्ण समानता और 1 का मतलब होता है पूर्ण असमानता। क्या होता है? पूर्ण असमानता, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है? तो यही आय की असमानता के बारे में दर्शाता है। अगर इसकी ग्राफ ये 45 डिग्री, अरे ही गिनी गुणांक का लॉरेंज वक्र के बारे में बात बोला जाता है। आर्थिक विकास के लिए दर्शन जीडीपी जीएनपी के संकेतक के बीच में इसको यूज किया जाता है। जीडीपी जीएनपी के संकेतक के बीच में इसको यूज किया। बेरोजगारी दर का मतलब होता है मापने के लिए विभिन्न सर्वेक्षण और गणनाओं का यूज किया जाता है। गरीबी रेखा की बात बोला जाए, गरीबी रेखा को दर्शाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपको 20। गिनी गुणांक का मान 1 होने से, अभी मैंने बताया पूर्ण समान 1 होने से होता है पूर्ण असमानता। 0 का मतलब होता है पूर्ण समानता, ठीक है ना। और इसके बीच में रहे तो मध्य की बात बोला जाता है, ठीक है ना। क्या होता है? मध्य की। तो 0 का मतलब क्या होता है? 0 और 1 का मतलब क्या होता है? पूर्ण असमानता। 0 का मतलब होता है पूर्ण समानता। आंसर हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। राजकोषीय समेकन का क्या अर्थ होता है? राजकोषीय समेकन राजस्व घाटा को कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। राजकोषीय समेकन, ठीक है ना। क्या किया जाता है? राजकोषीय समेकन यह पूछता है सरकार की नीतियों का एक्सेस जिसका राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए किया जाता है। कब? जब घाटे से पहले इसका यूज किया जाता है। कब किया जाता है? तो घाटे से पहले इसका यूज किया जाता है। करों के बढ़ना राजकोषीय समेकन का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं है। व्यय का बढ़ना यह राजकोषीय समेकन का विपरीत है। राजकोषीय घाटा को कम करना राजकोषीय संकेतन का मुख्य उद्देश्य है। राजकोषीय घाटा को कम करना, मौद्रिक घाटे को गलत है। राजकोषीय समेकन का उद्देश्य को घाटे को कम करना होता है। घाटे से पहले की पूर्व स्थिति की बात बोलता है। बिहार के किस क्षेत्र के चट्टानों का धातु खनिजों के लिए जानी जाती है? बिंदुवन समूह, टर्सरी समूह, धारावार समूह या क्वार्टरनी समूह? बताइए। जिसमें लिखा है दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या गंगा का मैदान? बताइए। तो ये जो होगा ये होगा धारवार समूह, दक्षिण पूर्व। कौन सा? दक्षिण पूर्व धारवार समूह। पाल काल में अंदोदपुरी महावीरी की स्थापना किसने की थी? बताइए, किसने किया था? बताइए। तो पाल काल में धर्मपाल कौन था? अंदोदपुरी महावीरी की स्थापना पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने किया था। पाल वंश के संस्थापक महावीरी बिहार शरीफ में स्थित था और पाल वंश के दौरान शिक्षा का एक महत्वपूर्ण धर्मपाल, पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश के संस्थापक, ठीक है।
बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1944 के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह या जयप्रकाश नारायण? बताइए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण, जबकि दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। पहले सत्याग्रही ये थे और दूसरे ये थे। तो दूसरा पूछ रहा है, तो ये पहला था, ये पहले भी, ये तो राष्ट्रपति थे, बिहार के थे। ये भी छात्र आंदोलन, आप लोग को मालूम ही है, छात्र आंदोलन, और इन्हीं का देन है कि नीतीश और ये लालू जी को जो देख रहे हैं, जो चुनाव का दौर चल रहा है, ये इन्हीं का देन है। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा सी। चलिए, कह रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा का बढ़ावा देना, या एक अलग राज्य की मांग करना? बताइए क्या था? तो कांग्रेस और समाजवादी विचारधारा को क्या करना? बढ़ावा देना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में की गई थी और गंगा शरण, रामबृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र जैसे नेताओं ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस के भीतर रहते हुए समाजवादी विचारों और कार्यक्रमों को क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है ना। अरे बिहार के मैदान में ताल या चौर क्षेत्र क्या है? उच्च भूमि, नदी के किनारे, तटबंध या निम्न भूमि वाले जल जमाव क्षेत्र या शुष्क क्षेत्र? बताइए। एक था निम्न भूमि वाले जल जमाव के क्षेत्र। क्या थे? निम्न भूमि वाले जल जमाव के क्षेत्र थे। क्या थे? ये निम्न भूमि वाले जल जमाव के क्षेत्र थे। कहते जहां बरसात मौसम में के पानी में जमा हो जाता है, और क्षेत्र अक्सर गंगा नदी के किनारे पाया जाता है। जो हम लोग का बिहार है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा भी पानी होता है बस। बिहार की कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहती हुई गंगा में मिलती है? गंडक, सोन, बागमती या महानंदी? बताइए। वाह, तो गंडक नदी जो नेपाल से निकलती है और उत्तर दिशा में बिहार में प्रवेश करती है, और उत्तर दिशा से बढ़ते हुए पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, पटना के पास गंगा में मिलती है, जबकि बागमत जो है महानंदी, यानी देख लीजिए, गंडक जो नेपाल से निकलती है उत्तर दिशा में बिहार में प्रवेश करती है। उत्तर दिशा में, यानी गंडक उत्तर दिशा में बिहार में प्रवेश करते हुए पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी यह दक्षिण, क्या है? ये दक्षिण दिशा में, सोन नदी दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर, और पटना के पास, जबकि बागमती महानंदी उत्तर से बहती है। किससे? उत्तर से। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा? बताइए। एक 1917 के चंपारण सत्याग्रह का मुख्य परिणाम क्या था? तीन कठिया प्रणाली का अंत। क्या था? ये तो आप लोग एक बार में ही बांधेंगे, और राजकुमार शुक्ल के बारे में जानते होंगे। लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलते हैं, गांधी जी नहीं जाते हैं तो कलकत्ता चले जाते हैं, एक बिहारी सौ पे भारी, वहीं से भी पढ़ा है। तो तिनकटिया प्रणाली और इस सत्याग्रह, और गांधी जी का पहला सत्याग्रह तिनकटिया प्रणाली 3/20 हिस्सों पर नील की खेती के बारे में बोला जाता था। तो क्या था? तिनकटिया प्रणाली का अंत। कर्नाटक वंश का शासन बिहार के किस क्षेत्र में था? मगध, अंग, भोजपुर या मिथिला? बताइए किस क्षेत्र में था? तो कर्नाटक वंश का शासन काल 11वीं से 14वीं शताब्दी तक इसी वंश का शासन बिहार के मिथिला क्षेत्र के वर्तमान दरभंगा में था। कहाँ? मिथिला क्षेत्र जो वर्तमान में दरभंगा में था। कहाँ था? दरभंगा। वर्तमान में किस में था? तो वर्तमान में वो दरभंगा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। बिहार में स्थित केसरिया स्तूप का निर्माण किसके शासन काल से माना जाता है? केसरिया स्तूप। बताइए, केसरिया स्तूप के शासन काल से किसको माना जाता है? बताइए। बताइए किशनिया। बताइए केसरिया। बताइए। केसरिया का स्तूप का निर्माण का गुप्त काल के दौरान हुआ था, और उसे स्तूप पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है, और इस दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूपों में से एक माना जाता है। तो किसके? गुप्त वंश की, मौर्य वंश की, हर्यक वंश? चलिए इसका आंसर दीजिए। बताइए इसका आंसर दीजिए। बताइए। तो बताइए, कह रहा है किसके शासन काल से संबंधित है? केसरिया। बताइए केसरिया किसके शासन काल से संबंधित है? बताइए।
बताइए केसरिया किसके शासनकाल से संबंधित है? नौवा नहीं दे रहे हैं लोग, तो गुप्त, गुप्त वंश के, किसके? गुप्त वंश के। और आज ये लास्ट, बिहार के किस जिले में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण। चंपारण को दो भागों में बांटा गया, एक को पूर्वी चंपारण और एक पश्चिमी चंपारण। आप लोग को मालूम है इसमें है, तो पश्चिमी चंपारण। ये था आप लोग का डिस्कशन। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, और इससे भी बेहतर और भी कोशिश की जाएगी। ह्यूज क्लासेस होगा आज, हाँ बिल्कुल होने की पूरी उम्मीद है। और भी इससे और भी बेहतर से बेहतर कोशिश की जाएगी कि और इससे बेहतर से बेहतर किया जाए। एकदम क्लास सुबह से आदमी 8:30 से ले रहा है। चलिए आशा करता हूँ लगा होगा। चलिए मिलते हैं वीडियो के डिस्कशन में फिर अगले मंडे को। थैंक यू सो मच। कोई अगर दिक्कत हुआ होगा उसे माफ़ कीजिएगा लोग। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।